चलिए भाई, सभी लोग फटाफट क्लास में जुड़ जाइए। क्लास शुरू किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि पिछली जो भी क्लास हुई है, जो भी मटेरियल आपके बीच में दिया गया है, बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जितने भी एग्जाम हुए हैं कला टीचर के, चाहे वो यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, पीजीटी पीजीटी का हो, इन सभी को आपके बीच में ईयर वाइज मैं लाने का काम कर रहा हूँ। और यकीनन आपके एग्जाम में यहाँ से इस बार भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्व एवं पश्चिम की जो सौंदर्य शास्त्र हैं उनकी तुलनात्मक व्याख्या देखेंगे। जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। 2004 का पीजीटी का क्वेश्चन है ये। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बामगार्टन। क्या हो जाएगा? बामगार्टन। इनको जो है फादर ऑफ एस्थेटिक्स कहा जाता है। एस्थेटिक का जन्मदाता कहा जाता है इसको, बामगार्टन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौंदर्य शास्त्र के जनक का नाम। सौंदर्य शास्त्र के जनक का नाम क्या है? क्या हो जाएगा? बामगार्टन हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना किसने जो है प्रस्तुत की। यानी सबसे पहले सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना किसने प्रस्तुत की? तो किसने किया था? बामगार्टन ने किया था सबसे पहले। इन्हीं को सौंदर्य शास्त्र का जनक, सौंदर्य शास्त्र का पिता, फादर ऑफ एस्थेटिक्स, ठीक ना, कहा जाता है। इसको बामगार्टन को कहा जाता है। ये फिर से पूछा जा रहा है, फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? तो देखिए, एलटी की जो है, एलटी ग्रेड का एग्जाम है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो किसको कहा जाएगा फादर ऑफ एस्थेटिक्स? बामगार्टन को कहा जाएगा। अगला देखते हैं, एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई। एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई तो किस भाषा से हुई, ये पूछा जा रहा है। किस भाषा से हुई थी? यूनानी भाषा से। अगला देखते हैं, 1902 में प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक्स का लेखक कौन है? देखिए, घुमा फिरा के बस पूछ रहा है एस्थेटिक्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। ये एस्थेटिक्स जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? बेनेडेटो क्रोचे। क्रोचे आप नाम याद रखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। एस्थेटिक्स पुस्तक का जो लेखक है वो क्रोचे है, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1902 में हुआ था। तो ये दोनों बात यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे सौंदर्य की बात की जा रही है, तो क्या कहा जाएगा? सौंदर्य शास्त्र कहा जाएगा। ठीक है। हिंदी में सौंदर्य शास्त्र हो गया, और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्थेटिक्स कहते हैं। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है। तो क्या होती है? यानी किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए जो सहायक होता है उसको क्या कहते हैं या क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इंद्रिय संवेदना। क्या होगा? इंद्रिय संवेदना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं,
इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? तो बामगार्टन जो होते हैं वो कहाँ के रहते हैं? जर्मन के रहते हैं। और एस्थेटिक शब्द जो है कहाँ का है? तो ये आपका यूनानी भाषा का है, यूनान का है। एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की? एशिया की बात हो रही है, तो एशिया के कौन हो जाएंगे? इस कला की अवधारणा की शुरुआत जो है किसने किया था? कुकुजो ओकाकुरा। ये देखिए जापान के रहते हैं, वास्तु पद्धति के जन्मदाता रहते हैं, इनको आप लोग जानते होंगे। ओकाकुरा को, इनका नाम क्या है? कुकुजो ओकाकुरा। सौंदर्य क्या है? सौंदर्य क्या है ये आपको बताना है। तो सौंदर्य क्या है? रस निष्पत्ति है। सौंदर्य जो है, रस निष्पत्ति है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहानुभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजा अनुभूति यानी इंट्यूशन का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? क्रोचे ने किया था। आइए अगला देखते हैं। कला सहजा अनुभूति है। कला सहजा अनुभूति है। किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है? तो फिर से जो है सहजा अनुभूति की बात हो रही है, तो कौन हो जाएंगे? क्रोचे हो जाएंगे। इसके राइट आंसर क्रोचे हो जाएंगे। अगला देखिए, किसने कहा है कि कला एक सहज ज्ञान है? किसने कहा है कला एक सहज ज्ञान है? तो सहजानुभूति सहज ज्ञान कौन कहते हैं? क्रोचे कहते हैं। बेनेडेटो क्रोचे। ठीक है, क्रोचे। समानुभूति से समानुभूति की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? समानुभूति की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया ये आपको बताना है। तो समानुभूति की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले का नाम होता है थियोडोर लिप्स। कौन हो जाएंगे? थियोडोर लिप्स हो जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उस पाश्चात्य कला मनीषी का नाम बताइए जिसने कहा था कला हमारे जीवन का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है। कला हमारे जीवन का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है। ये किसने कहा है ये आपको बात बतानी है। तो हर्बर्ट रीड जी ने कहा है कला हमारे जीवन का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है। चलिए अगला देखते हैं। किस दार्शनिक का अभिमत है सौंदर्य ही अभिव्यक्ति है? क्या है? सौंदर्य ही अभिव्यक्ति है। तो ये किसने कहा है? ये जो है क्रोचे ने कहा है। सौंदर्य ही अभिव्यक्ति है, ये क्रोचे क्रोचे का कथन है। कला अभिव्यंजना है, किसने कहा है? तो अभिव्यक्ति की बात हो, अभिव्यंजना की बात हो, तो कौन हो जाएंगे? क्रोचे हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। सौंदर्य अनुभूति, सौंदर्यानुभूति या सौंदर्य अनुभूति पर भरत और प्लेटो की विचारधारा है कैसी है? तो देखिए सौंदर्य के लिए जो है भरत और प्लेटो दोनों की विचारधारा में काफी विरोध रहता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विरोधी विचारधारा हो जाएगा। दोनों का मत अलग अलग था, दोनों के विचार अलग अलग थे, किसके? भरत मुनि के और प्लेटो के सौंदर्य बोध के बारे में, सौंदर्य के बारे में। सौंदर्य उद्देश्य, सौंदर्य उद्देश्य विहीन सोद्देश्यता है, यह उक्ति किसने दी है? सौंदर्य जो है उद्देश्य विहीन सोद्देश्यता है, ये किसका कथन है या किसने कहा है? ये उक्ति किसने दिया है? तो ये दिया था इमेनुअल कांट ने। किसने दिया था? इमेनुअल कांट ने कहा था। इमेनुअल कांट के सिद्धांत का आधार क्या है? इमेनुअल कांट के सिद्धांत का आधार क्या है? तो इनका जो आधार रहता है वो होता है अंतर्ज्ञान। क्या होता है? अंतर्ज्ञान। सर्वप्रथम सर्वप्रथम किसने कहा कला अभिव्यक्ति है? कला क्या है? अभिव्यक्ति है। सर्वप्रथम किसने कहा था? तो दिए गए ऑप्शन में से जो सी नंबर है हिगल, ठीक है, हिगल ने या हिगल ने कहा था, क्या कहा था सबसे पहले? कला अभिव्यक्ति है।
प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? तो क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक जो होते हैं वो भी इमैनुअल कांट रहते हैं। द सेंस ऑफ ब्यूटी, द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक है। इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो द सेंस ऑफ ब्यूटी के लेखक होते हैं जी सांताना, और ये जो है अमेरिकी सौंदर्य शास्त्री होते हैं। सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है। सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह किसका कथन है? सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, ये किसका कथन है? तो ये इमर्सन ने कहा है कला के विषय में कि सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है। सौंदर्य शास्त्र के बारे में इमर्सन ने कहा है। सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है। सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, ये किसका कथन है? देखिए भगवान हो, परमात्मा हो, ठीक ना, हस्तलेख हो, हस्तलिपि हो, इसके लिए कौन हो जाएंगे? इमर्सन हो जाएंगे। तो एग्जामिनर थोड़े से शब्दों को इधर उधर करके आपसे घुमा के पूछना चाहेगा, देखिएगा कि आप जो है कितना नॉलेज रखते हैं सौंदर्य के बारे में। चलिए अगला देखते हैं, कला सत्य की अनुकृति है, यह किसका कथन है? तो ये किसका है? प्लेटो का है। हमने देखिए ठीक आप लोगों को बताया था, राम कब भागा है आगे से, चुरा दिए और फल दबा दिए। तो जो प्लेस है, प्ले से प्लेटो और स से सत्य, लिखेंगे ना प्लेस, तो प्ले से प्लेटो और स से सत्य की अनुकृति, यानी सत्य की अनुकृति के बारे में जो कथन है वो किसका है? प्लेटो का है। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है, कौन सा है? तो सिंपोजियम। सिंपोजियम की रचना जो है किसने किया है? तो प्लेटो ने किया है। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक का नाम बताइए। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका था, तो दूसरे एग्जाम में था, ये जो है उत्तराखंड के जीआईसी एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन हो जाएंगे? कांट हो जाएंगे, इमैनुअल कांट। आइए अगला देखते हैं, अनुकरण ही कला का मूल है। अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा है? तो अनुकरण की बात कौन करते हैं? अरस्तु करते हैं। अरस्तु ने क्या बताया है कि कला प्रकृति का अनुकरण है, कला प्रकृति का अनुकरण है। महान दार्शनिक अरस्तु ने कला की परिभाषा में किस तत्व को महत्व दिया है? तो किसका दिया है भाई इन्होंने? प्रकृति का अनुकरण कहा है, तो अनुकरण का सिद्धांत जो इन्होंने दिया है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत यानी मिमेसिस थ्योरी ये प्रणेता कौन है? तो कौन हो जाएंगे? अरिस्टाटल, अरस्तु हो जाएंगे। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? तो कला क्या है? कला जो है अनुकृति है, अनुकरण है, प्रकृति का नकल है। किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। अरस्तु ने कला को कहा था, अरस्तु ने कला को कहा था, क्या कहा था? प्रकृति का नकल कहा था, प्रकृति की अनुकृति कहा था, प्रकृति का अनुकरण कहा था। अनुकरण, अनुकृति, नकल सब एक ही होता है, तो ये कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। कला अनुकरण है, यह किसका कथन है? अभी 3-4 प्रश्न से लगातार यही बात पूछी जा रही है, तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं। कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। विरेचन का सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? विरेचन, विरेचन का जो सिद्धांत होता है वो अरस्तु से संबंधित होता है, ठीक है। विरेचन का सिद्धांत कौन देते हैं? अरस्तु देते हैं। चलिए अगला देखते हैं, महान दार्शनिक प्लेटो की दीक्षा किस दार्शनिक की छत्र छाया में संपन्न हुई? देखिए एक चीज याद रखिएगा, SPA, यानी इससे क्या होगा? सुकरात होंगे, प्लेटो होंगे, अरस्तु होंगे। तो सुकरात के जो शिष्य होते हैं वो प्लेटो होते हैं, और प्लेटो के जो शिष्य होते हैं ये अरस्तु होते हैं, ठीक ना। ऐसे ही आप देखेंगे तो अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो हैं। प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात हैं। SPA, इस्पा, ऐसे याद रखिएगा तो आप बता पाएंगे। यहाँ पूछ रहा है
कि प्लेटो की दीक्षा, दर्शन दीक्षा जो है किस दार्शनिक की छत्र छाया में हुई, यानी प्लेटो के गुरु को बताना है तो कौन हो जाएंगे, सुकरात हो जाएंगे। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था? अब देखिए अरस्तु पूछ रहा है, तो ये यस ये अगर आपने याद रखा तो अरस्तु किसका शिष्य है, तो प्लेटो का शिष्य है। अरस्तु जो है प्लेटो का शिष्य है। अगला पूछ रहा है प्लेटो का गुरु कौन है, प्लेटो का गुरु कौन है, तो कौन हो जाएंगे, प्लेटो के गुरु सुकरात हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुकरात का जन्म स्थान कहाँ है? सुकरात जो है यूनान के थे, ठीक है, सुकरात जो है यूनान के थे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे, कौन थे? तो भारत की बात कर रहा है तो भारत के सौंदर्य शास्त्री जो हो जाएंगे प्रथम, वो भरत मुनि हो जाएंगे। और अगर भारत नहीं पूछता, केवल सौंदर्य शास्त्र पूछता या विश्व में पूछता तो कौन हो जाते हैं, वामगार्सन हो जाते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय नहीं है, यानी कहीं बाहर के हैं, विदेश के हैं। तो भरत मुनि, अभिनव गुप्त, भट्ट नायक भारत के हैं, जबकि सांतायना जो है ये भारत के नहीं है, ये अमेरिका से रहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो जब कभी भी आप कोई ध्वनि सुनेंगे, कोई म्यूजिक सुनेंगे, कोई गाना सुनेंगे तो आपको क्या होगा, आनंद की अनुभूति होगी। तो जब भी ध्वनि की बात होगी तो आप आनंद याद रखेंगे, तो कौन हो जाएंगे, आनंद वर्धन हो जाएंगे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र का ध्वनि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्रश्न कितना भी लंबा चौड़ा पूछे, सिर्फ आपको ध्वनि शब्द दिखाई देगा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आनंद वर्धन हो जाएगा। हाँ, जब भी आप कोई ध्वनि, गाना, संगीत, म्यूजिक सुनते हैं तो आपको आनंद की प्राप्ति होती है, आपको आनंद मिलता है, तो ध्वनि से आनंद याद रखेंगे। अगला देखिए, लावण्य योजना किसे कहते हैं? लावण्य योजना किसे कहते हैं? कि जो बाह्य सौंदर्य का व्यंजना होता है उसी को लावण्य योजना कहते हैं, ठीक है। आप किसी जो है व्यक्ति को देखिए, उसके जो पहनावे होते हैं, उसका जो बाह्य सौंदर्य होता है, हाँ, वही क्या होता है, लावण्य योजना होता है। किसी आप चित्र को देखिए, किसी मूर्ति को देखिए, किसी मतलब ऐसी चीज को जब आप देखेंगे, हाँ, तो उसका जो बाह्य सौंदर्य होता है वो क्या होता है, लावण्य योजना होता है। लावण्य योजना का अर्थ क्या है? लावण्य योजना का अर्थ क्या है? तो बाह्य सौंदर्य यानी जो बाहरी सुंदरता होती है, बाहर से दिखाई देने वाली जो सुंदरता होती है, उसके जो व्यंजन होते हैं, उसकी जो व्यंजना होती है वही क्या होती है, लावण्य योजना कहलाती है। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह किसका कथन है? मनुष्य अपने भाव को, यहाँ पे अपने भाव शब्द आया है। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यानी जब भी अपने भाव की बात होगी तो ये किसका कथन हो जाएगा, रस्किन का कथन हो जाएगा, ठीक ना। अगर दिया होता कि मनुष्य कला में अपनी अभिव्यक्ति करता है, मनुष्य कला में अभिव्यक्ति करता है या कला में अपनी अभिव्यक्ति करता है, तो अभिव्यक्ति की बात होती, मनुष्य के द्वारा अभिव्यक्ति करने की बात होती तो उससे जो है रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते। देखते हैं आगे, हो सकता है किसी प्रश्न में मिल जाए। कला एक अभिव्यक्ति है, कला क्या है, एक अभिव्यक्ति है, यह किसका कथन है? तो ये जो है जॉन रस्किन का कथन होता है, ठीक ना। अभिव्यक्ति की बात जो है, कला एक अभिव्यक्ति है, ये किसका कथन है, तो ये रस्किन का है, जॉन रस्किन का। और अगला देखते हैं, मॉडर्न पेंटर्स, मॉडर्न पेंटर्स किसके द्वारा रचित है, यानी मॉडर्न पेंटर्स नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा रचना की गई है, लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो जॉन रस्किन के द्वारा ही मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक जो है लिखी गई है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, देखिए जो मैं कह रहा था, जो मैं कह रहा था कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है या कथन किसका है, तो किसका हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर का हो जाएगा। जो मैं ट्रिक बताता हूँ, राम कब भागा है,
भागा है, आप प्लेस चुरा दिए और फल दबा दिए। तो ये देखिए जो राम शब्द है, र से आपके रविंद्रनाथ हो जाएंगे और म से मनुष्य की बात करते हैं कि मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। चलिए अगला देखते हैं। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह किसने कहा है? तो कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये बात जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। अगला देखते हैं। कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है। कला जो है भावों का पृथ्वी पर अवतार है, यह किसका कथन है? तो ये जो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसको जो है प्रतिपादित किया है, इसको बताने का काम किया है। ये इनका कथन है कि कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है। आइए अगला देखते हैं। कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है। कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है। और आगे क्या है? कला हमें तैयार करती है। कला हमें तैयार करती है, यह कथन किसका है? तो दिए गए ऑप्शनों में से केजी सुब्रमण्यम से कुछ हद तक ये बातें जो है मिलती हैं। हाँ, बाकी जो है दिए गए ऑप्शन में से किसी का इससे संबंध नहीं रहता है। जैसे आयोग ने इस प्रश्न को जो है अपने मूल्यांकन से बाहर रखा है, तो ये थोड़ा विवादित प्रश्न है, लेकिन फिर भी कला हमें तैयार करती है, कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है। इस तरीके की बातें जो है केजी सुब्रमण्यम से कुछ हद तक मैच करती हैं। ये अगला देखते हैं। कला दमित भावनाओं का परिणाम है। तो देखिए चाहे दमित भावना लिखा हो चाहे दमित वासना लिखा हो, कला दमित भावनाओं का परिणाम है, यह किसका कथन है? तो ये जो है शायर का कथन है। किसका है? शायर का है। दमित भावना दमित वासना की बात कौन करते हैं? शायर करते हैं। उदात्त का सिद्धांत, इसको उदांत भी कहते हैं और उदात्त भी कहते हैं। उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? उदात्त या उदांत का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किया था? लोजाइनस ने। लोजाइनस ने। अगला देखते हैं। हीगेल ने किस कला को श्रेष्ठ माना है? तो हीगेल ने देखिए 5 प्रकार की कलाओं को, ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा है। तो उन्होंने सबसे सर्वोच्च सर्वोच्च जो है काव्य कला को माना है। सबसे सर्वोच्च जो है काव्य कला को माना है। और सबसे निम्न उन्होंने जो है स्थापत्य कला को माना है। क्योंकि अगला प्रश्न क्या हुआ है? हीगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा है? तो हीगल ने ललित कलाओं को 5 वर्गों में रखा है। कौन कौन से? सबसे पहले काव्य, उसके बाद संगीत, फिर चित्र, फिर मूर्ति, फिर जो है स्थापत्य। निम्न में से कौन सा भेद दार्शनिक हीगल द्वारा बताए हुए कला के वर्गीकरण का एक हिस्सा नहीं है? तो हीगल ने जो कला के वर्गीकरण का भेद बताए हैं, हिस्सा बताए हैं, तो उसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हिस्सा इसमें नहीं है? तो अमूर्त, अमूर्त जो है हीगल के द्वारा नहीं बताया गया है, तो हीगल जो है नहीं रहेगा इसमें। कला के सौंदर्यात्मक रसास्वादन के बारे में किसका कथन है? क्या कि रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है? रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है। तो ये जो है आपको बताना है कि कला के सौंदर्यात्मक रसास्वादन के बारे में किसका कथन है, ये किसने कहा है? तो हीगल के द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है, हीगल के द्वारा ये बात कही गई है कि रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है। ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? तो चित्रकला, मूर्ति कला, काव्य कला, संगीत कला, स्थापत्य कला सभी जो है ललित कलाओं के अंतर्गत आती हैं। तो दिए गए ऑप्शन में देखिए चित्रकला भी है, स्थापत्य कला भी है, संगीत कला भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं। ललित कलाएं कितनी हैं? ललित कलाएं कितनी हैं? तो देखिए ये प्रश्न और आगे कुछ और इस तरीके के प्रश्न हैं, इनमें ऑप्शन का देखिए थोड़ा सा हेर फेर है। जैसे
ऑप्शन नंबर ए में दिया है 6, बी में दिया है 8, सी में दिया है 5 और डी में दिया है 64। तो आपको तो पता है ललित कलाएं जो है कितनी होती हैं, तो 5 होती हैं, लेकिन इसमें देखिए एक 64 ऑप्शन दिया था। अगला देखते हैं, ललित कलाएं मानी गई हैं तो कितनी मानी गई हैं, तो 5 मानी गई हैं। इसमें देखिए इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है। फिर देखिए अगले में क्या दिया है कि ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो इसमें देखिए 5 ऑप्शन दिया हुआ है। अगला देखिए, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है, तो ललित कला में समान रूप से प्रयुक्त होने वाला तत्व जो होता है वो लय होता है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया गया था, तो अष्टाध्यायी का लेखक कौन होते हैं? पाणिनि होते हैं। और पाणिनि के द्वारा जो है अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो ललित कला एवं उपयोगी कला दोनों के लिए किया गया है। इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार है, तो क्या है? मनोविज्ञान है। इच्छा पूर्ति के आधार का जो सिद्धांत होता है वो मनोविज्ञान होता है। निम्न दार्शनिकों का सही कालबद्ध क्रम चुने। निम्न दार्शनिकों का सही कालबद्ध क्रम चुने। तो इसमें से देखिए जो लिखा गया है ऑप्शन में, उसके हिसाब से जो प्लेटो होते हैं, फिर देकारता होते हैं, फिर प्लाटिनस होते हैं, फिर जो है कलिंगुड होते हैं। प्लेटो, देकारता, प्लाटिनस, अरस्तु हो गए और कलिंगुड, तो ये ऑप्शन जो है सही होता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन बी जो है सही होगा। आज का ये एक आखिरी प्रश्न है, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है या है, यानी निम्नलिखित में से कौन से सही है ये आपको बताना है। तो एक सही हो सकता है या इससे अधिक सही हो सकते हैं। तो सौंदर्य वह शराब है जो रखने व देखने वाले दोनों को ही नशीला बनाती है। बात तो बिल्कुल सही है कि सौंदर्य वह शराब है जो रखने व देखने वाले दोनों को ही नशीला बनाती है। दूसरा कहा जा रहा है कि प्रकृति की सुंदरता सौंदर्य का प्रतिबिंब है। प्रकृति की सुंदरता सौंदर्य का प्रतिबिंब है। तो सौंदर्य का प्रतिबिंब केवल प्रकृति तो होगा, और भी चीजें हो सकती हैं, इसलिए ये बात गलत है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो कूट में उत्तर बताना है, इसमें से ऑप्शन नंबर जो ए दिया है केवल एक सही है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक सही वाला। तो आज की क्लास उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आप लोग जो है एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा, पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। और अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों से कुछ और नए टॉपिक और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।